हेलो एवरीवन। तो पहले अपडेट की बात करके चले तो ईरान ने अमेज़न का AWS सर्विस प्रोवाइड करती है बहरीन और यूएई में, तो उनके डाटा सेंटर पर अटैक किया है। जो यूएई में 2 डाटा सेंटर है उनके उड़ाए हैं और बहरीन में 1। ईरान ने बोला तुम लड़ाई में एआई को लेके आ रहे हो तो तुम्हारे जो डाटा सेंटर है वो फोड़ दूंगा। की वजह से जो अमेज़न के अलग अलग सर्विस है, जैसे अमेज़न क्लाउड वॉच हो गया, अमेज़न सर्विस स्टोरेज सर्विस हो गया, तो वहां थोड़ा ट्रम्बल करता हुआ दिखाई दिया है। और इसी वजह से यूएस स्टॉक में भी मंडे को और ट्यूसडे को थोड़ा डाउन देखने को मिला है। जो उनके मेजर इंडेक्स थे जैसे कि S&P 500 वो 1% से ज्यादा नीचे गिरे थे, नेस्डैक भी गिरा था, और जो उनके एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक थे वो गिरे थे। और इन्फ्लेशन तो अब आएगा ही आएगा यूएस में, उनके गैस प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। उनके पास वैसे तो वेनेजुएला ऑयल है पर अभी स्टार्टिंग हो रही है तो उतने अमाउंट में नहीं होगा जितना उनको चाहिए होगा। और अगर एशियन मार्केट की बात करें तो भाई बहुत हिला दिए इन्होंने, क्योंकि एशिया के जो ज्यादातर कंट्रीज थे वो ऑयल के ऊपर बहुत डिपेंडेंट थे। मिडिल ईस्ट में जापान था, इंडिया था, चाइना था। चाइना तो पूरा ही डिपेंडेंट था, 80-90% ऑयल तो इनका ईरान से ही आता था पूरा। और इंडिया में भी देखने को मिला है बहुत सारे जो स्टॉक थे, ONGC और IOCL वो सब गिरे थे कल, और मार्केट भी गैप डाउन ही खुला था वैसे, पर थोड़ा बहुत रिकवर कर दिए थे बाद में, क्योंकि इंडिया के पास है 2-3 महीने का ऑयल है मेरे ख्याल से, कोई टेंशन की बात नहीं है वैसे तो। और जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज को चोक करके रखा है, जो इनका 33 किलोमीटर का एरिया नहीं है जो सी वाला है, जहां से पीछे 60% एशिया का ऑयल आता था ना, बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से पूरा ऑयल सप्लाई चेन पूरा बिगड़ गया है। तो इंडिया रसिया के ऑयल के बारे में अभी सोच सकता है। हमारी अभी यूएस के साथ डील भी नहीं हुआ है, एक तरीके से ऑफिशियली नहीं हुई है, पार्टनरशिप है वो भी बनी रहेगी और बढ़ेगा तो और भी अच्छा। थोड़ा रसिया के वहां से मेरे ख्याल से तो ज्यादा टाइम लगता है, पर उससे तो बेटर अल्टरनेटिव होगा ना, क्योंकि ईरान वाली वॉर तो अभी मुश्किल है, 1-2 महीना कहीं नहीं गया, ऐसा ही चलते रहने वाला है शायद। तो रसिया हमारा अल्टरनेटिव अच्छा खासा बन सकता है, तो इंडिया सोच सकता है। और इसी रीजन की वजह से ओपेक प्लस के जो देश हैं, ओपेक क्या है बेसिकली ग्रुप ऑफ नेशंस है, जो भी बड़े बड़े ऑयल के भंडार वाले देश नहीं, उन्होंने ग्रुप बनाया है ऑयल चेन मेंटेन करने के लिए और ऑयल प्राइस मेंटेन करने के लिए पूरी दुनिया में। ओपेक में रसिया नहीं आता है, ओपेक प्लस में आता है रसिया। तो इन सारे ग्रुप ऑफ देशों ने जो ऑयल है अप्रैल से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, 2 लाख पर बैरल के हिसाब से बढ़ने वाला है, जो कि सप्लाई चेन जो बिगड़ा है उसको स्टेबल करेंगे और ऑयल प्राइसेस जो भी बढ़े हैं उनको कम करेंगे। कई कई देशों में ना एलपीजी के प्राइस 50% से ज्यादा बढ़े हैं, यानी कि 1000 रुपए थे 1500 हो गया है अचानक से। तो इतना तेजी से उछाल नहीं आना चाहिए, ये अनस्टेबल है, बहुत ही गड़बड़ मामला है। तो वॉर की बात बहुत हो गई, अगली अपडेट के बारे में बात करें तो यूएस कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है जो ट्रंप ने अपील लगाई थी टैरिफ रिफंड को लेके, वो पॉज कर दिया है। टैरिफ जब से लगा है तब से बहुत पैसा आया था, ठीक है, तो वो पैसा यूएस कोर्ट ने बोला वापस कर दो, अब बहुत हो गया, क्योंकि वो लीगल था ही नहीं, इलीगल तरीके से तुमने लिया है तो वापस कर दो। तो ट्रंप ने अपील डाली थी कोर्ट में, वो रिजेक्ट कर दिया है। 2 महीने के अंदर ही $130 बिलियन कमाए थे इन्होंने टैरिफ की वजह से। यूएस और जो इंडिया के बीच में न्यू ट्रेड डील के बारे में बात होने वाली थी, जिसमें नए ट्रेड एग्रीमेंट जो 10% के हिसाब से या 15% के हिसाब से लगने वाले थे, उसमें बात करने वाले थे। अब इंडियन कंपनीज की बात करके चले तो प्रोंटो ने रेस किए हैं 228 करोड़ ने सीरीज बी राउंड में, फिर ए में इन्होंने 11 मिलियन रेस किए थे। प्रोंटो बेसिकली क्या है, होम सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि किचन से रिलेटेड बाथरूम क्लीनिंग लॉन्ड्रिंग वाले 10 मिनट वाली सर्विस है, तो वही प्रोवाइड करता है क्या गया। और ये कंपनी ज्यादा पुरानी नहीं है, 2025 में ही स्टार्ट हुई है, दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट हुई थी, इतनी बड़ी होगी है 1 साल के अंदर। सोचो, बहुत नई नई कंपनी जो ये फास्ट डिलीवरी वाली कंपनीज है ना, जो प्रोवाइड करती है जल्दी जल्दी, वो बहुत तेजी से बढ़ लिया है इंडिया में। और जो ये कंपनीज है, इसी रीजन की वजह से $2 बिलियन की फंडिंग मिली है फरवरी मंथ में, अकेले फरवरी की बात कर रहा हूँ। 2026 अभी तो आए भी नहीं अच्छे से। नाइसा ने किए हैं $1.2 बिलियन रेज किए हैं। ड्रीवन को 80 मिलियन, टेम्पल जो दीपेंद्र गोयल जी की है उनको 54 मिलियन उन्होंने रेज किए हैं। एक्सपेंडिंग फेज में ही है अभी भी इंडिया के स्टार्टअप। पिछले साल फरवरी में $802 मिलियन की फंडिंग मिली थी, मार्च में 1.1, मतलब स्टेबल चल रहा है, सही है, धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिली है, अप डाउन चलते रहेगा फंडिंग के हिसाब से। पर मेन मुद्दा कहाँ पे आता है, ये कंपनीज रेज करती है, बढ़ती है, अचानक से सब कुछ हो जाता है, पर जो इनके प्रमोटर होते हैं ना, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच देते हैं बाहर के जो शेयर होल्डर आते हैं उनसे, तो ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि घुमा फिरा के इनका आधे से ज्यादा कंपनी का एम यही होता है कि किसी बाहर से अमेरिका से कोई इन्वेस्टर आए, इनकी कंपनी खरीदे और ये मोटा पैसा लेके साइड हो जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। यहाँ का पैसा यहीं पे रहना चाहिए, कोई बड़ी कंपनी बने तो मजा आए ना। ये लोग बेच देते हैं, बहुत सारे, बहुत कम कंपनीज होती है जो इंडिया में रजिस्टर होती है, रजिस्टर भी नहीं होती आधी कंपनी इंडिया में, कोई कोई कंपनी इंडोनेशिया में, मलेशिया में,
यूएई में रजिस्टर होते हैं, जिससे इंडिया में नुकसान देखने को मिलता है। जो पैसा है वो तो बाहर ही जाता है, क्योंकि इंडिया में टैक्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा टैक्सेस है और काम उस तरीके से नहीं होता। कुछ भी काम कराने जाओ, इसको पैसा दो उसको पैसा दो, तो बहुत सिर दर्द वाला काम होता है कोई बिजनेस को संभालना इंडिया में। और अगर वही बात कहीं दूसरे कंट्रीज में, दुबई में हो जाए या इंडोनेशिया में या सिंगापुर में हो, तो आसानी होती है, क्योंकि कम फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, ये कागज साइन करो, वो आधे से ज्यादा ऑनलाइन हो जाता है। वहां रजिस्टर करना पसंद करते हैं, बेनिफिट ज्यादा मिलता है। तो ये इसमें काम करने की जरूरत है इंडिया में, खास तौर से जो मेड इन इंडिया वाला इनिशिएटिव है, तेज करने की जरूरत है। तो आज के लिए भाई इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है, बाय बाय।